किसी किताब के आखिरी सफ़हे को पढ़ने के बाद फ़ौरन उस पर तासुरात लिखना दरअसल एक अदबी तासुर नहीं होता, बल्कि क़ारी की पसंदीदगी की मनतहा होती है। किताब पसंद ना आए तो क़ारी पूरी किताब पढ़ता ही नहीं, बल्कि अधूरी छोड़कर कोई दूसरी किताब पकड़कर बैठ जाता है या फिर कुछ और करने का सोचता है। ताहम अगर किताब पसंद आ जाए या बहुत पसंद आ जाए तो ऐसे लगता है गोया जैसे एक सफ़र तय किया हो और अब वापस लौटे हूँ हसीन यादों के साथ। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ जब हमने किताब मुहम्मद रफ़ी का इख्तिताम अभी थोड़ी देर बाद किया। ये किताब मुहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने तहरीर की है। पाकिस्तान में इसका तर्जुमा लेफ्टिनेंट कर्नल गुलाम जिलानी ने किया। मुतर्जिम ने किताब और किताब की मुसन्निफ़ा के साथ 100% इंसाफ किया। किताब का आखिरी बाब ख़त्म किया तो आखिरी सफ़हे पर अपने दिली तासुरात लिखे। इस किताब की सबसे अनोखी बात तो ये है कि ये किताब एक बहू ने अपने सूसर पर लिखी, मगर उससे भी ज़्यादा मुनफरिद बात यह है कि ये किताब उस परस्तार ने लिखी जो जब नौमर लड़की थी तो मोहम्मद रफ़ी के गाए गीतों की शदाई थी। शौमय किस्मत देखिए कि यही परस्तार बची जब नौजवान लड़की की उम्र को पहुंची तो अपने मामों के तौसत से मोहम्मद रफ़ी की बहू बनी। मुसन्निफ़ा के लिए ये खबर खुशगवार मोजिज़ा ही थी कि जिस अजीम फ़नकार की वो परस्तार थी, उसी की बहू बनी, उसी ख़ानदान का हिस्सा यानी रुकन बनी। ये किताब इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि ये एक बहू की मोहब्बत, अक़ीदत और पसंदीदगी की औज है जिसकी मिसाल शायद इस दुनिया में ना हो। किताब का आखिरी बाब मुसन्निफ़ा ने अपने शौहर खालिद रफ़ी की मौत पर लिखा है, मगर आखिरी सतूर यूं कलमबंद की हैं कि मोहम्मद रफ़ी एक अजीम गुलूकार थे, जैसे एक अजीम इंसान हो सकता है। मैं खालिक़े कायनात से दुआ गो हूँ कि वो उन पर अपनी रहमतों की बारिश बरसाए और उनको ना सिर्फ इस दुनिया में एक बुलंद मकाम अता करे बल्कि रहती दुनिया में भी ऐसी ही सरबलंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सम आमीन। ये किताब मोहम्मद रफ़ी की उस सख्त जिदोजहद से भी आगाह करती है जो उन्होंने दाता गंज बख्श साहब के शहर लाहौर से शुरू की और बम्बई की सड़कों पर भी जारी रखी। अनजान रस्तों पर भूख और मशक्क़त को बर्दाश्त किया, अजनबी राहों की चेहरा दस्तियों से बचने के लिए तपती रेलवे लाइनों पर अपने बड़े भाई के हमराह चले कि रेलवे लाइन बताई गई मकाम तक ज़रूर जाएगी। सर पर छत न होने की बना पर रेलवे स्टेशन पर भूखे सोए। पे जब कामयाबी के रास्ते वाह होने लगे तो गायकी का हर काम पकड़ा। मकाम हासिल करने के बाद मौसीकार बड़ा हो या छोटा, काम को मुक़द्दम जाना। इस किताब से ये पता चलता है कि मोहम्मद रफ़ी मुसलसल मेहनत का नाम था। उन्हें खुश लबासी पसंद थी, खुद पसंदी से नफ़रत थी, लिबास में सफ़ेद रंग पसंद था। वो खुश खुराक थे, सादा मगर लजीज खानों को पसंद करते थे। दुनिया भर में शो मुनक्किद करने के शौकीन थे। वो साफ सुथरे किरदार के इंसान थे। बम्बई की फिल्मी दुनिया की चमक दमक और शराब वाव शबाब की दुनिया से कोसों दूर थे। वो स्टूडियो जाते और रिकॉर्डिंग के बाद फिर सीधे घर वापसी की राह लेते थे। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई दीन लाहौर में रहते थे जो मोहम्मद रफ़ी की बेटी की शादी के लिए बम्बई आए थे। इस किताब में रफ़ी साहब की गायकी से लेकर उनकी घरेलू जिंदगी तक हर पहलू पे मुसन्निफ़ा ने तफसील से रोशनी डाली है। उन्होंने बताया है कि मोहम्मद रफ़ी भरे शकम से ना गीत गाते थे और ना ही रिकॉर्डिंग या शो करते थे। वो कहा करते थे खाना खाने के बाद वो गायकी से इंसाफ नहीं कर सकते। ताहम घर पर रियाज करते वक्त मुसालहा चाय पीते थे जो उनकी अहलिया अपनी ख़ास रेसिपी से तैयार करती थीं। रफ़ी साहब कम गो और इंतहाई नीची आवाज़ में बात करते थे, बल्कि उनके फ़िक्रे तवालत से बोझल नहीं होते थे और अगर ऐसा नागुज़ीर होता तो फ़िक्रे मुंतशिर होने लगते थे। मगर इसके बरअक्स जब वो रिकॉर्डिंग कराते हुए या शो में गाते हुए अपनी आवाज़ का जादू जगाते तो वही नरम खू और धीमी आवाज़ वाले मोहम्मद रफ़ी सौरों से मुतर बुलंद आवाज़ से पूरी महफिल को मसहूर कर दिया करते थे। लड़कियां जिस घर में ब्याह कर जाती हैं तो वहाँ पिया मन भाई होकर जियती हैं, मगर यास्मीन खालिद रफ़ी अपने अब्बा यानी अपने सूसर मोहम्मद रफ़ी के घर में एक फ़नकार की परस्तार बनकर उनके बेटे खालिद रफ़ी की बीवी बने
और हर वक्त एक अजीम गुलूकार की बहू होने के एहसास में अनबिसात महसूस करती रहीं। शायद अगर वो अजीम गुलूकार मोहम्मद रफ़ी की बहू ना होती तो सिर्फ पिया मन भाई होकर रहती और एक परस्तार की हैसियत से ये किताब ना लिखती। ये किताब मोहम्मद रफ़ी की ज़िंदगी का इतनी बारीकी से इहाता करती है जितना कि एक सोई के नके में धागा डालना।